नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जिसका नाम है माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। दोस्तों, काफी समय से हम लगातार राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास पे चर्चा कर रहे थे। एक एक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो बड़े आंदोलन हुए या छोटे आंदोलन हुए, जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान थोड़ा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, योगदान रहा था, उन सब के बारे में हमने एक एक करके चर्चा की है। बहुत विस्तार से एक एक टॉपिक के बारे में जाना है, ठीक है। चाहे वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो खेरा सत्याग्रह हो, चाहे वो बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, और चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो। और इन सब आंदोलनों के साथ ही जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो भी कार्य किए गए, जैसे भारत के सत्ता हस्तांतरण के लिए जो उनके प्रयास प्रारंभ हुए, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, इन सब के बारे में हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा की है, ठीक है। आज वह शुभ घड़ी आ गई है जब हम अपने सेशन के माध्यम से अपने कक्षा में आज भारत को आजाद कराएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही जो है भारत को विभाजन किया गया, भारत का दो भागों में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, और भारत को आज़ादी दी गई थी दोस्तों। तो यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं और सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी जानकारियां आपके हाथ लगने वाली है। ऐसे कुछ अनछुए पहलुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आप आज से पहले शायद नहीं जान रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यह जो प्रतीकात्मक तस्वीर देख रहे हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर जनरल अंतिम वायसराय बनकर के भारत आए थे, उस दौरान का ये प्रतीकात्मक छवि आपको दिख रहा है। और भारत तो आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान, भारत का अखंड भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में दो डोमिनियन स्टेटस प्राप्त राज्यों का जो है निर्माण हुआ, ठीक है। और इसके साथ ही जो है भारत के विभाजन के साथ ही इसका दंश भी भारतीयों को झेलना पड़ा था, आम लोगों को झेलना पड़ा था। जब भारत का विभाजन हुआ था तो लगभग 1.5 करोड़ आबादी जो है दोस्तों इससे प्रभावित हुई थी, जो इस प्रतीकात्मक तस्वीर में आपको दिख रही है कि कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी बातों पे बहुत ही विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिसे बड़े ही ध्यान से पूरे सेशन को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जो माउंटबेटन योजना आई थी, अगर इसके बैकग्राउंड को हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही निर्णायक, बहुत ही बड़ा आंदोलन भारत में रहा था, ठीक है ना। उसके बाद कोई बड़ा गांधीवादी आंदोलन नहीं चलाया गया था, ठीक है। और यह आखिरी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाए जाने वाले जितने भी लोगों से जुड़े हुए आंदोलन थे, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में जो है उभर के आया था। और उसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, और इतने बड़े सकारात्मक प्रभाव पड़े थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था कि इस भारत छोड़ो आंदोलन ने आंदोलन को 100 वर्ष आगे जो अचीवमेंट प्राप्त होता, जो उपलब्धि प्राप्त होता, वो उपलब्धि अभी प्राप्त हो गई। मतलब 100 वर्षों से तुलना की है। भारत छोड़ो आंदोलन भले ही आधिकारिक रूप से असफल साबित हुआ, लेकिन जो उसके दूरगामी प्रभाव हुए वह भारत को आजाद करा गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। जब इन सारी आंदोलनों और इन सब घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत में बने रहना जो है वो संभव नहीं है। 1940 ईस्वी में भारतीय सेना में नौसेना विद्रोह हुआ था, वायुसेना विद्रोह हुआ था, और अंग्रेजी शासन जो चलाया जा रहा था वो सेना के भरोसे ही तो चलाया जा रहा था। ये अलग बात है कि उन सेना में भारतीय लोग भी सैनिक के रूप में कार्यरत थे, उसमें भी विद्रोह हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी हुआ था विद्रोह सेना में, सेना ने अपने अधिकारियों के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था। ऐसा ही इस समय भी हुआ जब 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ था, वायुसेना में विद्रोह हुआ था। तो इसी तरह की घटना कमोबेश देखने को मिली थी दोस्तों। तो अब क्या हो रहा था, अब ये हो रहा था कि
जिस फ्रेम के सहारे अंग्रेज भारत में सत्ता बना करके रखे हुए थे, 200 वर्षों तक जिन्होंने राज किया था, जिस आधार पे, जिस सहारे के बलबूते, अब उसी में विद्रोह हो रहा है अंग्रेज प्रशासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो अब अंग्रेज बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जान चुके थे कि अब और अधिक दिन तक हम भारत में नहीं रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितनी बड़ी संख्या में गांव गांव बच्चा बच्चा इस आंदोलन में शामिल हुआ था, उसने स्पष्ट कर दिया था कि अब अंग्रेज अधिक दिन तक भारत में स्थिर रह करके नहीं रह सकते हैं। इन सारी घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि लगातार प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया कि कैसे हम सत्ता को हस्तांतरित करके और भारत से अपना पीछा छुड़ा करके वापस ब्रिटेन भाग जाए, ठीक है ना। बेबेल के द्वारा प्रयास किया गया, शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध खत्म करने का लगातार वायसरायों के द्वारा प्रयास भी किया गया, वो भी असफल साबित हुए जिन्ना के हठधर्मिता के वजह से, ठीक है। इन सभी घटनाओं के बाद एटली ने, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, उसने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को दोस्तों एक ऐतिहासिक घोषणा अपने संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में कर दी, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें उसने कहा कि वो 30 जून 1948 तक किसी भी हाल में भारत छोड़ के आ जाएगा। मतलब उसने एक लकीर खींच दी कि हम इससे आगे जो है क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय नेताओं के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया गया इस डेट को घोषित करके कि भाई आपको आपसी गतिरोध जो है इस डेट से पहले पहले खत्म कर लो, अगर नहीं खत्म किए तो फिर हम अपने तरीके से हमें जो करना होगा हम कर देंगे और हम वापस चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की कि हम 30 जून 1948 तक जो है भारतीयों को सत्ता सौंप के वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही एटली ने यह भी कहा था कि एक सर्वसम्मत संविधान का जो निर्माण हो रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो है क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसमें हमने बहुत ही विस्तार से कैबिनेट मिशन वाली कक्षा में चर्चा की है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है एक संविधान सभा के गठन की बात हुई, ठीक है। इसके बाद जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें शुरू में तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई दोस्तों, ठीक है। तो जब इटली घोषणा कर रहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में, तो उसने यह बात कहा था कि संविधान निर्माण का कार्य जो चल रहा है, एक ऐसा संविधान जिसमें सबकी सहमति हो, एक सर्वसम्मत संविधान निर्माण का कार्य जो है जो चल रहा है, अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं होता है तो फिर ब्रिटिश सरकार खुद यह तय करेगी कि उस निश्चित तिथि को, मतलब ये जो उसने 30 जून की लकीर खींची थी 30 जून 1948 को, तो इटली ने कहा था कि अगर सर्वसम्मत संविधान बन जाता है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बनता है तो ब्रिटिश सरकार खुद तय करेगी कि जो सत्ता, जो ताकत है वो किसको सौंप करके आए, केंद्रीय सरकार को सौंप करके आए या कुछ प्रांतीय सरकारों को पृथक पृथक रूप से जो है सौंप करके आए। यह बात क्लीमेंट एटली ने अपने इस ऐतिहासिक घोषणा में की थी दोस्तों, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड बेवेल के स्थान पे जो तत्कालीन वायसराय थे, कौन, लॉर्ड बेवेल, तो लॉर्ड बेवेल के स्थान पे जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में वायसराय बना करके जो है भेजा गया। तो पहला सवाल तो यहीं से बनेगा, एक तो इटली वाला स्टेटमेंट जो है, तिथि जो है 30 जून 1948, यह भी महत्वपूर्ण है। हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी, यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इसे ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन जो था यह भारत का अंतिम वायसराय था, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय, ठीक है। भारत का जो ब्रिटिश भारत था उसका अंतिम वायसराय बना करके माउंटबेटन को भेजा गया था। अब इसके माउंटबेटन के ऊपर ही ये जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत में सही तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करिए, अगर लगता है कि विभाजन जरूरी है तो विभाजन कर दीजिए, लेकिन सब शांतिपूर्वक निपटा करके जो है आप वापस आ जाइए, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है।
अंतरिम सरकार का गठन किया गया, पहले मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई, और जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। अब लियाकत अली वित्त मंत्री था, तो अब इसने क्या किया? व्यवधान शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के जितने भी व्यक्ति थे, कुल 6 लोग जो है मंत्री पद की शपथ ली थी, उन सब ने यही सोच करके सरकार में वो ये सब लोग शामिल हुए थे कि हमको सरकार का असहयोग करना है, सरकार के कार्य में गतिरोध पैदा करना है, ताकि हमें पृथक पाकिस्तान मिल सके। ठीक है, तो जब पहले तो लगा कि सरकार गठन हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो जाएगी, गतिरोध खत्म हो जाएगा, सब जितनी भी चीजें वो स्मूथली चलने लगेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत व्यवधान पैदा किया इस लियाकत अली ने। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इससे तंग आकर के कहने लगा कि भाई ठीक है, अब ये जो परेशान कर रहा है तो इससे बढ़िया है कि भारत का विभाजन ही हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं परिस्थितियों में लॉर्ड माउंटबेटन भारत में फुल पावर के साथ जो है इनको वायसराय बना करके, अंतिम वायसराय बना करके भारत भेजा गया था कि जाओ तुम और सब काम को निपटा करके आओ, सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप करके आओ, जरूरी लगे तो भारत का विभाजन करके आओ, लेकिन सब चीज निपटा के शांतिपूर्वक वापस आ जाओ। ठीक है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत पहुंचे। कब पहुंचे? 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत पहुंचे, और इनको पूरा अधिकार देकर के भेजा गया था। कहा गया था कि भाई तुमको किसी बात के लिए इंग्लैंड से कुछ, ब्रिटेन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको वहां की परिस्थितियों के अनुरूप जो सही लगे वो कदम तुम उठाना। अब जब माउंटबेटन साहब भारत आए तो इन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया, तो इनको लगा कि भाई अब लग रहा है कि पाकिस्तान, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। उनके हिसाब से उनको लगा कि यह बहुत ही आवश्यक है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी थी। साथ ही उनको यह भी एहसास हुआ कि अगर इस समय भारत का विभाजन नहीं किया गया, भारत पाकिस्तान अलग अलग अगर नहीं किया गया, तो स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। हम आगे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि ये लोग आपस में गतिरोध खत्म करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, और हम लेट करेंगे तो गृह युद्ध जैसी स्थिति फैल जाएगी और स्थितियां और विकट हो जाएगी। तो फिर सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 ईस्वी को। इसलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह योजना कब? 3 जून 1947 ईस्वी को जो है माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। ठीक है, यह योजना जो थी दोस्तों, यह भारत के विभाजन की योजना थी। तो भारत के विभाजन की योजना, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, और इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे 3 जून योजना अगर किस ऑप्शन में विकल्प में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो यही भारत और पाकिस्तान के अलग अलग निर्माण की बात थी, भारत विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दोस्तों यही वो अंतिम ब्लूप्रिंट था, ये 3 जून 1947 ईस्वी को जो जारी किया गया था, यही वह ब्लूप्रिंट था दोस्तों, जिसने प्राचीन काल से जो भारत अब तक अखंड भारत के रूप में चला आ रहा था, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, उसका विभाजन हो गया। वह भारत जिसे अशोक ने विस्तार दिया था, वह भारत जो मुगल काल में सम्राट अकबर के समय में था, उस भारत को 2 भागों में विभाजित करने पे जो है सहमति भारतीय नेताओं के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि 2 नए राष्ट्रों के नींव की जो शुरुआत हुई, यहाँ ऑफिशियली शुरुआत हुई, मांग तो जिन्ना हमेशा से ही कर रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल जो जिसमें स्वीकृति लगी वो यही 3 जून वाली योजना थी, माउंटबेटन योजना थी दोस्तों। ठीक है, अब हम एक बार माउंटबेटन योजना की जितनी भी मुख्य शर्तें थी, जो प्रावधान थे इस योजना के, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपसे स्टेटमेंट डाल करके सवाल पूछ ली जाए। जिस तरीके से अब कमीशन स्टेटमेंट
डाल करके सवाल पूछता है, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है। इसलिए माउंटबेटन योजना के जितने भी प्रावधान हैं, जो शर्तें हैं, उन सबको बड़े ही बारीकी से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली बात तो यह कि माउंटबेटन योजना की अगर हम शर्तों की बात करें तो भारत को 2 डोमिनियन स्टेटस के साथ 2 डोमिनियंस में जो है बांटने की बात हुई, एक भारत संघ और एक पाकिस्तान। ठीक है, एक भारत संघ और दूसरा कौन, पाकिस्तान। तो यह प्रस्ताव जो था, यह शर्तें थी माउंटबेटन योजना की। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सत्ता हस्तांतरित कर देगी, यह बात इसमें कही गई थी। हालांकि यह एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में जो उसने घोषणा की थी, जून का जो डेट दिया था 30 जून का, तो उस 30 जून वाले डेट से यह पहले का ही समय था दोस्तों। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं थी भारत की कि भारत को आज़ाद करने की और भारत को विभाजित करने की योजना को और आगे तक खींच के ले जाया जा सके। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भारत जब 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन से ही पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ चुकी थी, हमने अपने पिछली कक्षाओं में कई बार इस पर विस्तार से चर्चा किया है, तो अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार हो गई दोस्तों? तो वो इसलिए तैयार हो गई कि अगर इस समय इस माउंटबेटन योजना के शर्तों के हिसाब से अगर डोमिनियन स्टेटस पे भारतीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अगर तैयार नहीं होते, तो ये जो घोषणा किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को हम देश को आजाद कर देंगे, इसमें फिर क्या होता? फिर डिले हो जाता, अंग्रेजों को एक बहाना मिल जाता, और इसके साथ ही अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया था, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जाना है। तो अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया था। तो अगर ये 15 अगस्त से आगे अगर डेट जाता, तो इस बात का डर था कि प्रशासनिक निरंतरता टूट जाती। ठीक है ना, तो कांग्रेस ने इसलिए भी जो है इस डोमिनियन स्टेटस के साथ ही जो है आज़ादी स्वीकार कर ली, ताकि जो चीज़ें चल रही है वो चलती रहे। संविधान सभा अपना काम करना प्रारंभ कर ही चुकी थी कैबिनेट मिशन के बाद। ठीक है, तो वो क्रम न टूटे, वो निरंतरता बनी रहे, इसलिए कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया कि अब और लेट न हो, इसलिए ये पूर्ण स्वराज की जगह पे जो है डोमिनियन स्टेटस वाली बात को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने दोस्तों स्वीकार कर लिया था। ठीक है, वर्तमान संविधान सभा के कार्य को जारी रखने के लिए कहा गया था, और यह स्पष्ट कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा, कि संविधान निर्माण से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं संविधान सभा के द्वारा, उसमें किसी प्रकार से जो है व्यवधान पैदा नहीं किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और एक और बात स्पष्ट कर दिया गया था कि संविधान सभा द्वारा अगर बनाया गया संविधान भारत के उस भागों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। यह जो है एक बड़ी समस्या थी इसकी। ठीक है, यह अंग्रेजों ने, चूंकि उनके हाथ में पावर था ना, तो उन्होंने यहीं पे जो है दिक्कत पैदा कर दी। ठीक है, वो उन्होंने यह कह दिया कि भाई संविधान तो बन रहा है, संविधान बनाने के कार्य में हम किसी भी प्रकार से व्यवधान नहीं डालेंगे, लेकिन संविधान भारत के उन भागों पर लागू होगा जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है। और इतना ही नहीं, अगर कोई मान लो कि देशी रियासत है या अगर कोई भारतीय भाग है जो इस संविधान को मानने के लिए तैयार ना हो, स्वीकार न करे इस संविधान को, तो कोई बात नहीं, वो इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो इसे स्वीकार करे या ना करे। अब यहीं पे हो गया ना कि जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक अलग संविधान सभा का जो है मार्ग प्रशस्त हो गया इससे। क्यों? क्योंकि यह एक लूप होल छोड़ दिया गया था माउंटबेटन योजना में, यह एक लूप होल छोड़ दिया गया था, इच्छा के ऊपर जो छोड़ दिया गया, यही समस्या हो गई। ठीक है ना, तो अब कड़ाई से नहीं निपटा जा सकता था। क्यों? क्योंकि विकल्प दे दिया गया था कि संविधान स्वीकार है तो अच्छी बात है, नहीं तो पृथक संविधान, आप अपना अलग संविधान बना लीजिएगा। तो मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक अलग संविधान सभा का मार्ग जो है इसी प्रावधान ने प्रशस्त कर दिया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, यह जो है इसकी कमजोरी रही थी। ठीक है, अब हम एक बार प्रांतों के विभाजन और जनमत संग्रह की बात कर लेते हैं
कुछ क्षेत्रों में जनमत संग्रह भी कराया गया था और उस आधार पे उन क्षेत्रों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना था देश के विभाजन के बाद दोस्तों। तो पंजाब और बंगाल की प्रांतों की विधानसभाओं के अधिवेशन को 2 भागों में किया जाना तय किया गया, ठीक है। एक भाग में मुस्लिम बहुल जिलों के प्रतिनिधि थे और दूसरे भाग में जो हिंदू बहुल जिले थे उसके प्रतिनिधि थे, जहाँ पे गैर मुस्लिम लोग रहते थे उनके प्रतिनिधि थे। और प्रत्येक भाग के बहुमत के आधार पर पृथक रूप से यह तय होना था कि वे प्रांत का विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पक्ष के द्वारा विभाजन के पक्ष में मतदान किया गया तो उस प्रांत का बंटवारा निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। यह प्रावधान किया गया था प्रांतों से संबंधित जो प्रावधान थे माउंटबेटन योजना में, इसमें इसे ध्यान रखेंगे। मतलब 2 भागों में अधिवेशन होना था, ठीक है, हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल, ठीक है। हिंदू बहुल जिलों में अलग और मुस्लिम बहुल जिलों में अलग, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई भी एक पक्ष अगर विभाजन के पक्ष में मतदान कर देता तो प्रांत का बंटवारा जो है वह निश्चित मान लिया जाता कि भाई अब इसका तो बंटवारा किया ही जाएगा। विभाजन तय होने के बाद उन्हें यह भी चुनना था कि वे वर्तमान संविधान सभा को स्वीकार करते हैं, वर्तमान संविधान सभा के तहत रहना चाहते हैं या नई संविधान सभा का जो है संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं। यह विकल्प भी जो है प्रांतों को दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम सिंध की बात करें, जैसे कुछ क्षेत्र विशेष की बात कर लेते हैं, बारीकी से एक एक करके जान लेते हैं। जहां जहां पे समस्या था, जिन जिन क्षेत्रों में कोई ना कोई इशू था, उन सबको हम पृथक रूप से एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि चीजें अगर परीक्षा में अगर सेपरेट स्टेटमेंट भी आपको माउंटबेटन योजना के प्रावधानों और शर्तों के संबंध में अगर पूछ लिया जाए तो आप उसे गलत ना करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम सिंध की बात करते हैं। सिंध की विधानसभा को यह तय करने का अधिकार दे दिया गया था कि वह भारतीय संविधान सभा में मिलना चाहता है या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। सिंध की विधानसभा को यह तय करने का अधिकार दे दिया गया कि वो भारत की संविधान सभा के साथ रहना चाहती है, मिलना चाहती है या पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ऐसे ही एक असम के मुस्लिम बहुल जिला है सिलहट। सिलहट जिला था असम में, यह मुस्लिम बहुल आबादी यहाँ पे बहुत अधिक थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का निर्णय जनमत संग्रह के द्वारा किया जाना तय हुआ कि वहाँ की जनता असम में मतलब भारत में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल जाना चाहती है, ठीक है ना। पूर्वी बंगाल जिसे अब हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो जब देश का विभाजन हुआ था तो वो पहले अखंड भारत का भाग हुआ करता था, उसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया। एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ आपके उत्तर और पश्चिम की तरफ, और जो पूर्वी भाग की तरफ था तो उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा जो है यह तय होना था। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जनमत संग्रह के तहत जो है किसे यह ऑप्शन दिया गया था कि वह भारत में रहेगा, असम में रहेगा या पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल में जाएगा, ठीक है ना। तो यह सवाल पूछा जा सकता है, यह गलती नहीं करना है। इसके साथ ही अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान के लोगों को आत्मनिर्णय का विशेष अधिकार दिया गया दोस्तों। वहाँ की जो शाही जिरगा थी और क्वेटा नगर पालिका थी, तो उनके सदस्यों को पाकिस्तान में शामिल होने का भी विकल्प दिया गया और वो पाकिस्तान में शामिल होने का उन्होंने फैसला भी कर लिया था दोस्तों। किसने? बलूचिस्तान के लोगों ने। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बलूचिस्तान वर्तमान में भी पाकिस्तान में हमेशा विवादों में रहता है। यहाँ पे बहुत सारी आतंकी गतिविधियाँ होती रहती है। पाकिस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ यहाँ पे बहुत नारेबाजी अक्सर चलता ही रहता है, खबरों में रहती है ये बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान को तत्कालीन समय में आत्मनिर्णय का विशेष अधिकार दे दिया गया था। तो वहाँ की जो शाही जिरगा थी, ये शाही जिरगा और क्वेटा नगर पालिका के सदस्यों ने पाकिस्तान में अपने को शामिल करने का विकल्प चुन लिया था दोस्तों। इसके साथ ही हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी जो है जनमत संग्रह के द्वारा ही भविष्य का निर्णय होना तय हुआ था कि वो किस डोमिनियन में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के एक प्रमुख नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। वो व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े सहयोगी थे।
इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी और लाल कुर्ता पहना करते थे। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था, इसे ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ठीक है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना किया था और इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने, चूंकि ये उसी क्षेत्र के नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में इन्होंने कार्य किया था। महात्मा गांधी के भी ये सहयोगी रहे थे। तो इन्होंने उस जनमत संग्रह का जो है विरोध किया था। जनमत संग्रह का इन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था। किसने बहिष्कार किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जन्म, क्योंकि इनको भी इस बात का शक था कि इस क्षेत्र में भी जो है मुस्लिम बहुल आबादी अधिक है, तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान को चुन ले और पाकिस्तान में चले जाए। ठीक है, जबकि ये खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग जो थे ये अखंड भारत की सोच वाले लोग थे और ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो दोस्तों। ठीक है ना, और ये इस बात से भी नाराज थे कि अगर विभाजन हो भी गया तो इसमें जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र रखने का विकल्प नहीं दिया गया। जबकि अन्य जगह कहा गया था कि आप चाहो तो संविधान सभा को स्वीकार करो या ना करो। कई जगह इस तरह की बात अभी हमने पीछे चर्चा की है, लेकिन इनको पख्तूनिस्तान का विकल्प इनको नहीं दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसलिए जो है यह बहुत नाराज भी हो गए थे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि हम भारत की विभाजन की बात कर रहे हैं, तो भारत का विभाजन जो होना था, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान, इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के रूप में मान लेते हैं कि दो भाग कर दिया गया, तो भाई सीमा का तो निर्धारण होगा ना कि कहां से कहां तक पाकिस्तान है और कहां से कहां तक भारत है। दूसरा एक बड़ा पेच यह भी था कि विभिन्न क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में क्या कह दिया गया था कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे हिंदू रहता हो सकता है कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी अधिक रहती ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे हिंदू बहुल आबादी अधिक रहती हो सकता है कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी अधिक रहती हो। तो कहने का मतलब ये है, हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि ये हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी थी यह एक दूसरे के आसपास ही थी। तो जो विभाजन हुआ तो इसलिए भी एक समस्या पैदा हुई थी कि कुछ हिंदू जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, भौगोलिक रूप से जो पाकिस्तान के क्षेत्र में थे वो भारत आना चाहते थे, भारत के भाग बन के रहना चाहते थे, जबकि भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में रह गए। कुछ मुस्लिम आबादी जो विभाजन के बाद भारत के हिस्से में आ गए वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे। तो इससे समस्या और बढ़ गई। ठीक है, तो रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, यह एक सीमा आयोग था। इनका काम दिया गया था इस रेडक्लिफ आयोग का कि तुम सीमा का निर्धारण करोगे। ठीक है, और सटीक निर्धारण के साथ जो है एक भौगोलिक सीमा रेखा खींचोगे, यह जिम्मेदारी रेडक्लिफ को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो सर सिरिल रेडक्लिफ इनका पूरा नाम था, एक पेशे से एक ब्रिटिश वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इनकी अध्यक्षता में दोस्तों दो सीमा आयोगों का जो है गठन किया गया। ठीक है, दो सीमा आयोग का गठन किया गया और इनको मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के लिए इनका गठन किया गया था, एक बंगाल के लिए, एक पंजाब के लिए और एक असम के सिलहट क्षेत्र के लिए जहां पे मुस्लिम आबादी अधिक थी। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस आयोग की अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें 4 सदस्य जो थे वो होने थे, जिनमें कांग्रेस समर्थित 2 सदस्य होने थे और मुस्लिम लीग समर्थित 2 सदस्य होने थे। अगर हम इस पंजाब सीमा आयोग की बात करें तो पंजाब सीमा आयोग के अंदर मेहर चंद महाजन, ध्यान रखेंगे, मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह, ये दोनों व्यक्ति कांग्रेस द्वारा इसमें शामिल किए गए थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस का। और इसके साथ ही दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर नामक व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति जो थे ये लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस पंजाब सीमा आयोग में दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही जो बंगाल सीमा आयोग था,
बंगाल सीमा आयोग में सीसी विश्वास और बीके मुखर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, और अबू सालेह मोहम्मद अकरम और एस.ए. रहमान जो थे यह लीग के द्वारा लाए गए व्यक्ति थे, लीग समर्थित व्यक्ति थे, एस.ए. रहमान और अबू सालेह मोहम्मद अकरम। जबकि कांग्रेस समर्थित लोग कौन थे? कांग्रेस समर्थित लोग थे बीके मुखर्जी और सीसी विश्वास। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इन दोनों सीमा आयोगों में लोग थे, जो चार सदस्य होने थे दोनों सीमा आयोगों में। 2 मुस्लिम लीग के लोग होंगे और 2 कांग्रेस के लोग होंगे। लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण कभी भी जो है इन चारों के बीच में, दोनों ही सीमा आयोग में जो चारों लोग थे, इनमें आपसी सहमति बन ही नहीं पाई। और जब आपसी सहमति नहीं बनी तो फिर क्या हुआ? सारा निर्णय सर सिरिल रेडक्लिफ को ही लेना था। बात उन्हीं के ऊपर आ गई कि भाई अब गतिरोध तो बना ही हुआ है, एक दूसरे की बात कोई मानने को तैयार नहीं है, तो फिर वही अपना कास्टिंग वोट करेंगे और जो भी निर्णय के पक्ष में जाएगा वही सही माना जाएगा, ठीक है। ये सिरिल रेडक्लिफ जो थे दोस्तों, ये एक ब्रिटिश वकील थे और इनको भारतीय भूगोल की कोई जानकारी नहीं थी, पेशे से वकील थे ये, और इनको दे दिया गया सीमा निर्धारण का कार्य। तो इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर भी प्रेशर था कि भाई जल्दी करना है सब काम, तो इन्होंने सिर्फ 6 सप्ताह में ही जितना पुराना नक्शा सब था, जो जनगणना के कुछ आंकड़े थोड़े बहुत थे उस समय में, उन सब के आधार पे एक रेखा खींच दी, ठीक है। एक तरफ भारत कर दिया और एक तरफ पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। अब अगर कोई भूगोल वेता इस चीज को करता तो निश्चित रूप से हर चीज पे विचार करता, ठीक है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर यह इस काम को करता तो निश्चित रूप से अन्य सभी चीजों पे विचार करता कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। लेकिन ये तो पेशे से वकील थे, तो इनको इन सर्वे आदि कार्यों का कोई ज्ञान नहीं था। तो पुराने नक्शे और कुछ जनगणना रिपोर्टों के आधार पे इन्होंने रेखा खींच दी, और यह रेखा जो खींचा तो यह इतना जो है बुरी तरीके से खींचा गया था, बिना किसी चीज को देखे समझे सोचे खींचा गया था कि कई गांव आपस में बट गए। क्या मान लो कि एक ये गांव है तो ये गांव बीच से ही रेखा गुजर गया भारत पाकिस्तान के विभाजन का, तो पता चला कि आधा गांव जो है वो भारत में आ गया और आधा गांव जो है वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो कितना बड़ा विडंबना है। पता चला कि किसी गांव से कोई रोड मान लो कि ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेखा खींच दिया भारत पाकिस्तान विभाजन का, तो पता चला कि रोड एक ही है। अब यह रोड यहाँ पे आ गया भारत के अंदर और यह रोड यहाँ पे आ गया पाकिस्तान की सीमा में। दोस्तों इतना ही नहीं, कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि एक घर है, एक मकान है, उसके बीच से लकीर खींच दिया। एक मकान है और इस मकान के बीच से ही लकीर खींच दिया, तो पता चला कि अगर 10 कमरे हैं मकान में तो 5 कमरे चले गए भारत के सीमा में और 5 कमरे चले गए पाकिस्तान की सीमा में। इतने बुरे तरीके से जो है लकीर खींची गई थी भारत के विभाजन के लिए, सीमा रेखा इस रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह जो है लकीर हड़बड़ाहट में सिर्फ 6 सप्ताह में जो है कंप्लीट करके ब्रिटिश यहाँ से भागना चाह रहे थे, ठीक है। अब पहली बात तो इसने सीमा रेखा खींचने में जो कोताही बरती वो तो बरती ही। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी 12-13 अगस्त के आसपास 1947 को, 12-13 अगस्त 1947 को इसने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन उसको दे दिया, ठीक है। 12-13 अगस्त को जो है दे दिया अपनी रिपोर्ट, ठीक है। अब माउंटबेटन जो है इस रिपोर्ट को अपने पॉकेट में लेके बैठ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसके भी अपने तर्क हैं, हो सकता है कि वो अपने तर्क में सही हो तत्कालीन समय और परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन उसने जो भी निर्णय लिया इस के सीमा रेखा की घोषणा करने में जो देरी की, इससे बहुत जान माल की क्षति हुई, बहुत नुकसान पहुंचा आगे जाकर के। कैसे? अब इसने 17 अगस्त को यह जारी किया। 17 अगस्त 1947 को जो रेडक्लिफ ने लकीर खींचा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको कब जारी किया? 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है घोषित किया, पब्लिक डोमेन में डाला लोगों के लिए, ठीक है। जबकि देश कब आज़ाद हुआ?
15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब 15 अगस्त को भारत को आजाद होना था, ठीक है। तो अब चूंकि यह भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो था ही ना माउंटबेटन, तभी तो वाइसराय बन के आया था भारत। तब माउंटबेटन ने सोचा कि अभी 15 अगस्त को देश को आजाद होना है, भारत का निर्माण होना है, अलग भारत रहना है और पाकिस्तान का अलग निर्माण होना है। और अगर इस 15 अगस्त के 12-13 अगस्त को इसको रिपोर्ट दे दिया गया था, तो माउंटबेटन ने ये सोचा कि अगर अभी हम 15 अगस्त को अगर हम इसको घोषित कर देते हैं तो देश तो आज़ादी का जश्न मना रहा है, और इस आज़ादी के जश्न में अगर इस पे विवाद पैदा हुआ तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, सांप्रदायिक हिंसे फैल जाएंगे हर जगह। तो इसी आशंका की वजह से जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, इस रिपोर्ट को जो इसे 12-13 अगस्त को ही मिल गई थी, उसने 4 दिन अपने पॉकेट में दबा करके रख लिया और 17 अगस्त तक दबा के रखा। 15 अगस्त को जश्न हो जाने दिया, देश को आज़ाद हो जाने दिया, पाकिस्तान का विभाजन हो जाने दिया, और उसके बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है इसने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया माउंटबेटन ने। और आलम तो दोस्तों यह था कि जिस दिन देश आज़ाद हो रहा था, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, उसमें लाखों लोग को उस दिन यही नहीं पता था कि वो आखिर भारत के भाग हैं या पाकिस्तानी बन गए। इस बात की जानकारी लाखों लोगों को नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब रेडक्लिफ ने खींचा था लकीर, अब कैसे खींचा है तो वही जानता है, भगवान ही मालिक था, ठीक है ना। उसके समझ में कुछ आया नहीं और जो आया उस हिसाब से लकीर खींच के और आ गया, ठीक है। तो लाखों लोगों को जिस दिन भारत आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, आज़ादी के जश्न में। उस दिन लाखों लोगों को पता ही नहीं था कि वो भारत के भाग हैं या पाकिस्तान के भाग, ठीक है। तो इसने माउंटबेटन ने 17 अगस्त को जो है इस विभाजन वाली रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। और जब भी 17 अगस्त को यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसके बाद गजब तरीके से जो है भ्रम और भय का माहौल फैल गया, ठीक है। पलायन शुरू हो गया लोगों को, जो भारत में थे वो पाकिस्तान जाने लगे, जो भारत के लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि जिनका क्षेत्र पाकिस्तान में आ गया तो पाकिस्तान की तरफ निकलने लगे, जिनका क्षेत्र भारत की तरफ था तो अगर पाकिस्तान में पहले से रहे तो भारत की तरफ आने लगे। तो तभी जबरदस्त तरीके से दंगे फैले थे भारत और पाकिस्तान। इस प्रतीकात्मक तस्वीर में दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की समस्या तत्कालीन समय में पैदा हुई थी, ठीक है। 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे दोस्तों, एक साथ में 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। और जो भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, ये तो हुआ क्योंकि जो हिंदू थे पाकिस्तान में आ गए सीमा आयोग के बाद, रिपोर्ट के बाद, तो वो भारत आना चाहते थे। जो भारत में थे और मुसलमान थे और अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो इसलिए दोनों तरफ से, इधर से भी हजारों लाखों लोग निकल रहे हैं और इधर से भी हजारों लाखों लोग जो है भारतीय सीमा में यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो क्या होंगे, ये लड़ेंगे ही ना। तो व्यापक सांप्रदायिक हिंसे हुए, दंगे हुए, ठीक है ना। और इस दंगों में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु भी हो गई दोस्तों, ठीक है ना। और लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है दोस्तों विस्थापित हो गए थे, ठीक है ना। तो एक ही अनियमितता, एक ही गड़बड़ी नहीं हुई थी ना, कई सारी ऐसी चीजें थी, कई सारे ऐसे उलझन थे। जैसे अगर हम चटगांव की बात करें तो चटगांव एक पर्वतीय क्षेत्र था जो बंगाल का इलाका था, ठीक है, जहां मुस्लिम की आबादी अधिक नहीं थी, वहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम नहीं थे, हिंदू की बहुलता थी, लेकिन फिर भी इस चटगांव को जो है पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह की घटना जो है कई जगह देखने को मिली थी दोस्तों। अगर हम गुरदासपुर जिले की बात करें तो इसके 3 तहसीलों सहित इसका अधिकांश भाग भारत को दे दिया गया। और यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारत के कश्मीर तक पहुंचने में, यहाँ से जो हम यहाँ पे कश्मीर में आएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है तो यहीं पे गुरदासपुर जिला था, ठीक है। तो भारत की कनेक्टिविटी कश्मीर के माध्यम, कश्मीर तक जो जुड़ी
वो इन्हीं के माध्यम से जुड़ी थी, ठीक है ना, इसी गुरदासपुर जिले के तहसीलों के वजह से। तो गुरदासपुर के 3 तहसीलों का जो अधिकांश भाग था वो भारत को दे दिया गया था, और इसीलिए भारत को इधर से होके जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचने का जो है एक स्थलीय मार्ग मिला था दोस्तों, ठीक है। मुर्शिदाबाद को भारत में रखा गया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद को भारत में रखा गया था ताकि हुगली नदी के जल मार्ग पे जो है नियंत्रण बना रहे। इतना ही नहीं, नदिया का एक बड़ा भाग जो है विभाजन के कारण प्रभावित हुआ था, और नदिया जिले का जो बंगाल में था उसका कुछ हिस्सा जो है वह पाकिस्तान में पहुंच गया इस रेखा के कारण, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की बहुत सारी अनियमितता देखने को मिली हुई थी। अब बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना के तहत जो देशी रियासतों के संबंध में बात की गई थी उनकी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के राज्यों के बीच, दोनों के बीच जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति, सैन्य संसाधन, क्योंकि जब भारत अखंड था और अंग्रेज राज कर रहा था पूरे क्षेत्र पे, तो सैन्य संसाधन, सेना तो एक ही थी ना। ऐसा थोड़े था कि पहले से ही पाकिस्तान का अलग सेना बना दिया, भारत का अलग सेना बना दिया। जो सेना था वो भारत का ही सेना था, ब्रिटिश भारत का ही सेना था, ठीक है ना। तो उसके भी आपसी बंटवारे के लिए जो है समझौते आदि किए गए, कुछ नियम बनाए गए कि किस प्रकार संपत्ति और संसाधनों का, सैन्य संसाधनों का जो है वह एक दूसरे को सही तरीके से आदान प्रदान की जाएगी, इससे संबंधित भी नियम बनाए गए। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सार्वभौमिकता की समाप्ति के साथ ही भारतीय राजाओं को उनकी संप्रभुता लौटा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। और देशी रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में रह सकते हैं या तो पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक है। यह छूट दे दी गई। यहाँ भी अगर अंग्रेज चाहते तो उसी समय पर ऐसा प्रावधान कर देते कि या तो भारत को दे देते या तो पाकिस्तान को दे देते संबंधित क्षेत्र, तो उससे क्या होता, समस्या इतनी नहीं बढ़ती जो देश के आज़ाद होने के बाद भी भारत को झेलनी पड़ी थी। उस पर हम एक अलग सेशन लेकर के आएंगे। जितनी भी देशी रियासतें थी उस सब के बारे में हम अलग से जानेंगे कि किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण जो है आज भारत, जो भारत आप भारतीय क्षेत्र देख रहे हैं वो देखना संभव हुआ। 562 देशी रियासतों का भारत में दोस्तों विलय किया गया था। कितने देशी रियासत थे? 562 देशी रियासत का जो है भारत में अस्तित्व था। लेकिन इस माउंटबेटन योजना में उनको संप्रभुता तो लौटा देने की बात की गई और उनको उनकी इच्छा के अनुसार जो है भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बात कर दी गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन माउंटबेटन ने इन रियासतों को साफ साफ यह संकेत दे दिया था कि भाई भौगोलिक वास्तविकताओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह क्षेत्र है, ठीक है, यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र है, और इस बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पे कोने पे क्या है, एक देशी रियासत है। समझने का प्रयास कीजिए। यह क्षेत्र भारत का है, मान लेते हैं कि यह भारत का क्षेत्र है, ठीक है, और इस कोने पे एक देशी रियासत है। इस कोने पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक देशी रियासत का अस्तित्व है। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक देशी रियासत का अस्तित्व है, यहाँ अस्तित्व है, एक देशी रियासत का अस्तित्व यहाँ पे है, एक देशी रियासत यहाँ पे है, भले ही छोटे हैं लेकिन हैं। तो माउंटबेटन ने कह दिया था कि भाई भौगोलिक वास्तविकता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो है देशी रियासतों के अलग होकर के रहने और स्वतंत्र रहने का जो उनका बात था उस पर थोड़ा सा लगाम लगा, ठीक है ना, थोड़ा नियंत्रित हुआ यह चीज़, ठीक है। इसी प्रावधान के कारण हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, त्रावणकोर के दीवान जो थे, इन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, कोशिश की कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ये अभी पिछली प्रावधान की जो हमने बात की कि भारत में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, इसी छूट के कारण जो है यह समस्या निकल करके आई कि भोपाल, अब कुछ रियासत तो ऐसे भी थे ना जो बहुत छोटे थे, उनके पास अधिक शक्ति नहीं थी, लेकिन कुछ रियासत बहुत बड़े बड़े थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत धनवान भी थे, उनके पास सेना भी थी, वो लड़ाई लड़ने के लिए भी आतुर थे, तैयार रहते थे, ठीक है। तो उसी में से कुछ नाम है, हैदराबाद के जैसे निजाम की बात करें, भोपाल के नवाब की बात करें, त्रावणकोर के दीवान की बात करें, तो ये लोग स्वतंत्र रहने की घोषणा करना चाह रहे थे कि भाई हम
देश के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में जो है इनकी आकांक्षाओं को विफल कर दिया गया और इन सबको जो है अंततः जो है भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। कैसे किया गया उस पर हम एक अलग सेशन लेकर के आएंगे, तो वहाँ बहुत ही विस्तार से इसको जानेंगे। और अंतिम रूप से दोस्तों क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम का दो डोमिनियंस को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता से स्वेच्छा से बाहर निकलने का अधिकार भी दे दिया गया कि जो दो डोमिनियंस बन रहे हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान, तो इनके पास ये अधिकार है कि अगर इनका मन करे तो वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रह सकते हैं, कॉमनवेल्थ में बने रह सकते हैं, और नहीं तो ये कॉमनवेल्थ की सदस्यता से बाहर भी निकल सकते हैं। और इसके लिए उनकी इच्छा पे बात छोड़ दी गई कि वे स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं। अब एक बार हम भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो थी इस विभाजन को लेकर के एक बार उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि अंतिम रूप से मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तो शुरू से ही विभाजन चाहती थी, पाकिस्तान पृथक पाकिस्तान चाहती थी, लेकिन कांग्रेस तो नहीं चाहती थी ना शुरू में कि भारत का विभाजन हो। कांग्रेस अखंड भारत का नेतृत्व करती थी, अखंड भारत का अस्तित्व चाहती थी, और यही एक प्रमुख मुद्दा भी रहा था शुरू से ही। जब से सत्ता हस्तांतरण की बात शुरू हुई तो यह प्रमुख मुद्दा रहा था कि भारत अखंड रहे, भारत का विभाजन ना हो, ऐसा कांग्रेस मानती थी। और यही वो मुद्दा था जिस वजह से लगातार लंबे समय तक मुस्लिम लीग के नेतृत्व जिनका कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लगातार गतिरोध भी बना रह गया था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन भारी मन से फिर भी कांग्रेस ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिए, क्योंकि भले ही दीमक लगा हुआ ही पाकिस्तान मिला, भले ही जितना वो मांग रहे थे उससे छोटा ही पाकिस्तान मिला, भले ही कटा फटा ही पाकिस्तान मिला, लेकिन उनको पृथक पाकिस्तान मिल गया इस माउंटबेटन योजना के द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जिन्ना बहुत खुश हुआ। लेकिन महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, ठीक है, वो बहुत दुखी थे भारत के विभाजन होने से। और महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन को आध्यात्मिक त्रासदी से संबोधित किया है। महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन को आध्यात्मिक त्रासदी बताया था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि भगवान मुझे और अपमान से बचाएं। जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त को, उस दिन महात्मा गांधी जिन्होंने पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो इतने दुखी हो गए थे भारत के विभाजन की वजह से कि वो इस जश्न में शामिल होने के लिए आए नहीं थे। उस समय में वो बंगाल में नोआखाली क्षेत्र में जो सांप्रदायिक दंगा फैला हुआ था, हिंसा फैला हुआ था, तो उसके शांति के लिए वो काम करने गए थे। वहाँ पे नोआखाली में थे, बंगाल के नोआखाली में दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है। नोआखाली में जो इन्होंने जिस तरीके से दंगे को शांत कराया था महात्मा गांधी, तो उसको देख करके लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है क्यों दी थी। इसलिए दी थी कि जो हजारों 50,000 की सेना लेकर के पंजाब में जिस दंगे को माउंटबेटन शांत नहीं करा पाए, वो महात्मा गांधी जैसा एक बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति अकेले बंगाल में जो है दंगा को शांत करा लिया था। तो इसी कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम 50,000 हथियारबंद सैनिक के साथ जो काम पंजाब में नहीं कर पाए, इस अकेले एक वृद्ध व्यक्ति ने बंगाल में करके दिखाया। इसलिए कहा कि महात्मा गांधी आप वन मैन आप बाउंड्री फोर्स हो, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर हम खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो वो भी विभाजन से बहुत दुखी थे और उन्होंने कांग्रेस को कोसा था। उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि भाई आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़े रहे थे ना आपके साथ, हम आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ थे, कदम से कदम मिला करके हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन जब देश विभाजन हुआ तो आपने हमें उन भेड़ियों के सामने फेंक दिया, आपने हमारी परवाह नहीं की, आपने हमारे बलिदान को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है कि आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। यह स्टेटमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान का है, ठीक है। और इन्होंने
कांग्रेस के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था, कांग्रेस को कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे बड़े नेता ने पाकिस्तान स्वीकार करने के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला था उसका कटु आलोचना किया था और इसे जो है कांग्रेस का पलायनवाद बताया था। किसने बताया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने बताया था। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि विभाजन को स्वीकार करना आत्मघाती कदम से बेहतर है, क्योंकि कम से कम भारत का एक बड़ा हिस्सा संगठित और मजबूत तो रह सकेगा। यह स्टेटमेंट किसका है? गोविंद वल्लभ पंत का है। अब इनका मानना था, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था ना कि अब अगर विभाजन नहीं करोगे तो ये लगातार ऐसे ही दंगे करते रहेंगे, घूम घूम के जिन्ना और मुस्लिम लीग वाले दंगा कराते रहेंगे, तो हमेशा अशांति की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। तो उससे बेहतर है कि विभाजन हो गया तो कम से कम जो हिस्सा भारत में आया, जो बचा, भारत का भाग जो भारत के पास रहा, कम से कम वहाँ पे तो शांति और स्थिरता रहेगी और मजबूती मिलेगी, लोग खुशहाल जीवन जिएंगे। अब अगर हम जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम थक चुके थे और हमारी उम्र बढ़ रही थी। अगर इस समय हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते तो क्या होता? गतिरोध बना ही रहता और आंदोलन कब तक चलता? हम भी अब बूढ़े हो चले थे। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। तो उन्होंने कहा कि भारत का पूरा ढांचा ही बिखर जाता और देश में अनगिनत विभाजन हो जाता। अगर एक विभाजन अभी अगर नहीं होने देते तो पता चलता कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग देश बन गया। अब असम का सिलहट में एक अलग देश बना लिया, देसी रियासत वाले लोग जो थे वो एक अलग जो है देश का निर्माण कर लिया अपना झंडा बना करके कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे भाई, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर हम इस समय पे विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत में अनगिनत विभाजन होने की संभावना रहेगी। तो हम वृद्ध भी हो चुके हैं, हमारी उम्र भी बढ़ रही है, तो इसलिए यह उचित समय था कि हमें विभाजन को स्वीकार कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब हम कुछ राष्ट्रवादियों द्वारा जो विभाजन को स्वीकार किया गया उसके कारण की अगर बात करें तो ये लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे तो ये कहते थे कि भाई अखंड भारत जो है हमारा, अखंड भारत में हिंदू भी वर्षों से रह रहे हैं, 10 सदियों से रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ ही रह रहे हैं तो फिर ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहाँ से आया? तो ये जो राष्ट्रवादी लोग थे तो ये लोग द्विराष्ट्र के सिद्धांत को ही खारिज कर देते थे, ठीक है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता ने इतना विकराल स्थिति बना करके रख दिया था कि विभाजन स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही तत्कालीन समय में नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि इन हिंसा से क्या हो रहा था कि लाखों लोग जो थे वो इस सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहे थे दोस्तों, ठीक है। यह सांप्रदायिक हिंसा अगर देश के किसी एक क्षेत्र विशेष में फैला होता तब तो कोई बात थी कि भाई वहां पर जाके नकेल कस लिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा शांत करने का। ये तो भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न भागों में जो है यह सांप्रदायिक हिंसा फैला हुआ था, मारकाट मचा हुआ था, चारों तरफ बहुत विभत्स माहौल बना हुआ था। तो इसलिए विभाजन को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई तत्कालीन सही विकल्प नेताओं को नजर नहीं आ रहा था। राष्ट्रवादियों ने इसी प्रकार इस बात को पुष्ट किया कि चलो ठीक है, कम से कम हिंसा तो नहीं होगी, सांप्रदायिक हिंसा तो नहीं होगी, शांति से लोग जिएंगे तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो शासन में बैठा था, जो ब्रिटेन की सरकार थी, इन देश के अंदर जो चारों तरफ जो सांप्रदायिक हिंसा फैला हुआ था उस पर उन्होंने उंगली तक नहीं उठाई उसको शांत करने के लिए, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और वो सोच रहे थे कि अब तो इससे भी हम जाने ही वाले हैं, तो इस तरीके से उलझा दो, घोच फोच करके रख दो, ये सब आपस में लड़ते कटते मरते रहें और ये कभी विकास नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये उनका सोचना था। लेकिन माउंटबेटन द्वारा जून 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को आनन फानन में जो है सत्ता हस्तांतरण का निर्णय लिया गया और यह विनाशकारी साबित होगा। ऐसा हो सकता था कि जो इटली ने कहा था कि हम 30 जून से पहले करेंगे, 30 जून 1948 का जो उन्होंने लकीर इटली ने खींचा था, तो अगर थोड़ा और टाइम ले लेते
तो थोड़ा समझ लेते, थोड़ा जो रेड क्लिफ ने लकीर खींचा था थोड़ा उसको भी टाइम मिल जाता तो हो सकता था कि थोड़ा सही तरीके से चीज़ों को समझ के समझदारी दिखाते हुए लकीर खींचता भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन सब हुआ नहीं, सब हड़बड़ी हुआ और हड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, हड़बड़ी में क्या हो गया, सब गड़बड़ी हो गया और सत्ता का जो हस्तांतरण किया गया, विभाजन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत के लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान में है और भारत में आना चाहते हैं वो भारत का तरफ आ रहे हैं। तो वही बात कि लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, यहाँ है बॉर्डर, यहाँ पे क्रॉस करना है, विचारधारा अलग अलग है ही, तनाव में लोग हैं ही, बस क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, झगड़ेंगे और क्या करेंगे, हिंसा ही तो फैलेगा। वही हुआ और इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन हुआ दोस्तों, भीषण रक्तपात हुआ, लगभग 5-10 लाख लोग मारे गए, लगभग 1.5 करोड़ लोग जो थे वह विस्थापित हुए से इस विभाजन की, ये भारत पाकिस्तान के विभाजन की योजना से दोस्तों। ठीक है ना। अब हम अगर जिन्ना के रुख की बात करें तो जिन्ना शुरू में जो गतिरोध पैदा किया तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, पृथक पाकिस्तान यही चिल्लाते हुए जितना भी सरकारी प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा किया गया था सब पे पानी फेर दिया कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, और जब पाकिस्तान उसको मिल गया, क्योंकि देश में सारी सांप्रदायिकता की जड़ क्या थी, यही जिन्ना का हठधर्मिता था ना कि पृथक पाकिस्तान होना चाहिए मुस्लिम बहुल आबादी के लिए। लेकिन जब पृथक पाकिस्तान बना दिया गया और उस समय जिन्ना से जो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने पूछा कि अब हम क्या करें, तो जिन्ना ने कहा कि आप भारत के वफादार नागरिक बन करके रहिए। ये नहीं कहा कि भाई मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण करवाए हैं तो तुम भी चलो पाकिस्तान, ये नहीं कहा जिन्ना ने। जिन्ना को तो सिर्फ चाहिए था पाकिस्तान, लेकिन जिन्ना भी अब इस उम्र तक आते आते थक गया था। तो जिन्ना ने अपने भारत में रहने वाले मुसलमान लोगों से जब उससे जिन्ना से पूछा गया कि हम क्या करें, हमारा भविष्य कहाँ है, तो उसने कहा था कि आप भारत में ही है ना, तो भारत में रहिए और यहीं के वफादार नागरिक बन के रहिए। ठीक है, 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के संविधान सभा को जब जिन्ना ने संबोधित किया तो वहाँ ने धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। अब गौर के देख लीजिए इसका रुख जो था, जो आदमी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को अस्त व्यस्त करके रखा था शुरू से अंत तक, वो आदमी को जब पाकिस्तान मिल गया, पृथक पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान के संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता पे भाषण दे रहा है कि पाकिस्तान जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, किसी व्यक्ति का जो है कोई धर्म, जाति या पंथ के आधार पे कोई काम नहीं हो। ठीक है ना, सब राज्य के नागरिक हैं और राज्य के नागरिक की तरह काम जो है काम करें। मतलब इस मोहम्मद अली जिन्ना ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिस जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया था, देश के विभाजन और देश की आज़ादी होने के बाद, पृथक पाकिस्तान के निर्माण होने के बाद, अब उसी सांप्रदायिकता रूपी जहर को, उसी जिन्न को अब दोबारा से जीना चाहता था कि वो बोतल में बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अब पृथक पाकिस्तान तो बन ही गया था। तो यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिन्ना ने जिस जिन्न को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बोतल से बाहर निकाल दिया था, अब जब पृथक पाकिस्तान बन गया तो वहीं पर धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है और उसके खुद के द्वारा बोतल से निकाले गए जिन्न को दोबारा वो बोतल में बंद करना चाह रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद विभाजन भी हो गया। अब बात करते हैं भारत की आज़ादी की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत की आज़ादी की घोषणा हो गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। हालांकि इस पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के एक एक प्रावधान को बारीकी से जानने के लिए किसके क्या क्या बिंदु थे, प्रमुख बिंदु थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर हम पृथक सेशन भी लेकर के बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे आपके समक्ष, आपके लिए। ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहले भारत को आज़ाद कराते हैं। लंबे समय से जो हम राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तो आज वो शुभ घड़ी आ गई है हमारे सेशन में कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे दोस्तों। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत की आज़ादी की घोषणा हुई, भारत को स्वतंत्र किया गया और ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक
पेश किया और बहुत ही तेजी दिखाते हुए इसे 4 जुलाई को पेश किया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। इसे शाही स्वीकृति भी तुरंत मिल गई और इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दोस्तों एक भारतीय संघ और एक पाकिस्तान के रूप में 2 संप्रभु अधिराज्यों का जो है प्रादुर्भाव हुआ दोस्तों। ठीक है ना। इस प्रकार अब जो राष्ट्रीय आंदोलन हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे थे, आज वो राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हुआ। अब हमारा देश आजाद हो चुका है। ठीक है। हम इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित एक अलग सेपरेट सेशन लेकर के जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे दोस्तों। ठीक है। तो यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कब ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, तो गलत नहीं करना है। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया था और यह पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया था, जिसके बाद भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में 2 संप्रभु राज्यों के अस्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ दोस्तों। ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पूरे देश में जश्न का माहौल था। चारों तरफ जो है आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। जो अनगिनत लोग भारत में जो शहीद हुए थे, जो लाखों लोग पिछले 200 वर्षों में जो अंग्रेजों ने जिन्हें काल के गाल में पहुंचा दिया था, आज उसका फल मिल रहा था। आज वो सपना जो था देश की आज़ादी का, आज वो सच्चाई बन चुका था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दोस्तों यही वह पुनीत तिथि थी जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। और स्वतंत्र भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपना पहला गवर्नर जनरल बनाए रखा। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। जब सेशन शुरू किया था तो हमने क्या कहा था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में नियुक्त भेजा गया अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, कंफ्यूजन नहीं रखना है। यह क्या था? अंतिम वायसराय था। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में अंतिम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही जो है पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी भारतीय, ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। प्रथम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत में पहला भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। और सी राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी बने। ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी ही अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी भारत के हुए थे दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल बनाया था तब। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल बनाया था दोस्तों। इसी समय परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि को जो है ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसका नाम क्या है? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। यहाँ से परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो यह ऐतिहासिक संबोधन था किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। नियति से साक्षात्कार, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और इसे 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। ठीक है। नेहरू जी ने कहा था कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है। पूरी तरह से ना सही तो भी बहुत काफी सीमा तक हम अपने वचनों का पालन करें। रात को 12 का घंटा जब बजेगा, पूरा विश्व जब सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर
अग्रसर होगा, भारत में नवजीवन का उदय होगा। ये स्वर्णिम शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा के समक्ष अपने इन उद्गार को जो है व्यक्त किया था, जिसे ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, नियत से साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। और यह भारत में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा सीरीज हमने चलाया था, तो वो आज पूरा हुआ। हमने देश को आज़ाद करा दिया है। अब हम इसके आगे बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, फिर देसी रियासतों के बारे में हम एक पृथक कक्षा लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो देश के आज़ाद होने के बाद भी गोवा, पांडिचेरी जैसे क्षेत्र जो थे वो भारतीय कब्जे में नहीं आए थे, ठीक है ना, वो पुर्तगाली कब्जे में थे, फ्रांसीसी कब्जे में थे। तो उनके आज़ादी के बारे में भी हम जानेंगे, वहाँ कुछ घटनाक्रम चला, किस प्रकार से चीज़ें हैंडल की गई भारत सरकार के द्वारा, उन सब पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आज की ये कक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी दोस्तों। इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। परीक्षा में अगर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इस सेशन से बाहर नहीं होंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अपने महत्वपूर्ण सलाह सुझाव जो है अपने कमेंट के माध्यम से हमें देते रहें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते रहें। और निश्चित रूप से इसे फॉलो करिए तो आपको लाभ मिलेगा और परीक्षा हॉल में आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो इस टॉपिक के अंदर में ही होंगे दोस्तों, उसका उत्तर इस टॉपिक के अंत में ही होगा, इसके अंदर में ही, सेशन के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा भारत हमारे सेशन में भी आज़ाद हो चुका है दोस्तों। तो जल्द ही फिर मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।